हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एडुटैप के यूट्यूब चैनल पर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉर नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आप लोगों ने सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा कि दिस एग्जामिनेशन इज स्लाइटली टिल्टेड इन द फेवर ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट। बट अगर हम होलिस्टिकली चीजों को देखें तो एक नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते भी आपके पास कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट शुड बी योर 4 स्टेप स्ट्रेटेजी अगर आप नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं टू compete फॉर द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। प्रिपेयर अगर आप करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो नॉन यूपीएससी का है, तो क्या आपके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फोकस कितना अच्छा है, हमारी क्लैरिटी कितनी ज्यादा है, हम कितनी शिद्दत के साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक बात अपने दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो क्लियर हों। आपकी अप्रोच तभी अच्छी हो पाएगी जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि वाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और मैं कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखूं जब इस एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात एक कैंडिडेट के लिए क्या होनी चाहिए कि वो एक योद्धा की तरह है, वो एक फाइटर की तरह है। जब वो फाइट करने जा रहा है, जब वो एग्जामिनेशन में कंपीट करने जा रहा है, तो उसको अपने अस्त्र शस्त्र, अपने रिसोर्सेज के बारे में बहुत क्लियर कट आइडिया हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अवॉइड द डिस्टर्बेंस अराउंड एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट। अभी आप डाउट में मत आइए कि वेदर आई शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन, वेदर आई शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन और आई शुड गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। ये प्रायोरिटी आपको अभी बहुत स्टार्टिंग में सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रायोरिटी सेट कर ली तो उससे आपकी जो बात की अप्रोच है वो काफी इजी टू फॉलो हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करनी है, जितनी भी डिस्टर्बेंस आपके आसपास है उनको आपको हटाना है और अपना फोकस एकदम क्लियर रखना है। सेकंड थिंग आपको दिमाग में क्या रखनी है कि आपको फुली अवेयर आप होने चाहिए रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए हम प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं लेकिन हम सिलेबस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं कई बार। तो कोशिश क्या करनी है कि पहले हमें सिलेबस पता हो, एक डीप में सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू ऑफ सिलेबस पता होना चाहिए कि व्हाट इज द इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट टॉपिक। क्या कोई ऐसा स्मार्ट वे है जहां पे हम एक सिंगल तैयारी से मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर कर सकें। तो जब आप फुली अवेयर होते हो सिलेबस के तो उसका फायदा क्या होता है कि आप तैयारी स्मार्ट वे में कर पाते हो। लेकिन अगर आपको सिलेबस ढंग से नहीं पता है तो आपकी जो तैयारी है वो फ्रेगमेंटेड रहती है, आप कभी भी एक फोकस तरीके से तैयारी नहीं कर पाते हो। दूसरी बात कि यू मस्ट नो द राइट सोर्सेस। देखिए अगर आपको सिलेबस का पता होगा, अगर आप हर एक टॉपिक के बारे में एक बार पढ़ चुके होंगे, आपने जानकारी हासिल कर ली होगी कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री है या नहीं है, ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। अगर आप ये सब चीजें क्लियर कर लोगे एक बार सिलेबस आइडेंटिफाई करने के बाद, तो आप ये चेक कर पाओगे कि आप जो सोर्सेज फॉलो कर रहे हो वो राइट है या नहीं है। ठीक है, ताकि जो आपके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है फॉर द एग्जामिनेशन, आपका टियर 1 एग्जामिनेशन होने वाला है 3 अक्टूबर 2021 को, तो जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपके पास है, क्या इन राइट सोर्स को फॉलो करके आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, दिस इज द सेकंड थिंग। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो है अवेयर ऑफ द एग्जाम पैटर्न। आपको अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कौन सा एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, कौन सा एग्जाम आपका सब्जेक्टिव लेवल है। ठीक है, सब्जेक्टिव लेवल में कितने पेपर आएंगे, उसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये आपको अगर क्लैरिटी है तो आप तैयार हैं। ठीक है, अब आप सोर्सेज को यूज करने के लिए रेडी हैं, अब आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, PYQs के बारे में पता होना चाहिए, आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या है और फाइनली राइट सोर्सेज कौन कौन से होंगे इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप एक योद्धा बन चुके हो, आपने अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द होलिस्टिक कंपोनेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, की होलिस्टिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके एग्जामिनेशन के। ठीक है, तो जब हम एग्जामिनेशन को देखते हैं ICAR AOK और जब हम सिलेबस को थोड़ा सा होलिस्टिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो हमें हमारे एग्जामिनेशन में टोटल 4 कंपोनेंट दिखाई देते हैं, 4 मेजर कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, आप में से जो बच्चे काफी होशियार हैं, जिन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रखी है, वो इस डायग्राम को बना भी चुके होंगे अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी तक इस चीज को नहीं बना पाए हैं उनके लिए मैं एक आइडिया देना चाहता हूं कि ये जो एग्जामिनेशन है इसका जो टियर 1 एंड टियर 2 का जो सिलेबस है, टियर 1 लेवल एंड टियर 2 लेवल, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इन 4 कंपोनेंट्स में। कैसे? सबसे पहला आपका जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा जनरल अवेयरनेस के जो सब्जेक्ट्स जो कॉमन है फॉर द टियर 1 लेवल एंड द टियर 2 लेवल, जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनके लिए आपको एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, टियर 1 में पढ़ो या टियर 2 में पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी,
फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपके टीयर 1 में भी आएंगे जीए के पेपर में, और टीयर 2 में तो ये पेपर 1 पेपर 2 का हिस्सा है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये आपके टीयर 1 में आएंगे और पेपर 1 में आएंगे। अगर हम पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी की, तो वो आपका टीयर 1 में भी आएगा जीए में, और आपका टीयर 2 में पेपर 2 में आएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है। अब इन सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना ही करना है, अच्छे से करना ही करना है। तो क्यों ना अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, टीयर 2 में ज्यादा प्रिपेयर ना करना पड़े इनको, टीयर 2 में सीधा हम आंसर राइटिंग पे चले जाएं। तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है पहले कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है दोनों लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो जीए सब्जेक्ट्स फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, दे आर कॉमन फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2। तो इनको होलिस्टिकली प्रिपेयर करिए। नो डाउट जब आप टीयर 1 के लिए इनको प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपका जो फोकस रहेगा वो हल्का सा फैक्ट्स पे ज्यादा रहेगा, आर्टिकल रटने हैं, ठीक है। या फिर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो आपको नेशनल पार्क्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सीज एंड ओशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज यहां पर हम ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन जब हम इनको टीयर 2 के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो वहां पर हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देंगे, पूरे टॉपिक की होलिस्टिक कवरेज पर ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन पढ़ने पड़ेंगे आपको ये, और जब आप टीयर 1 के लिए इनको पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि आप इसको टीयर 2 में भी यूटिलाइज कर पाएं, ठीक है। अब हम कहते हैं हमेशा कि हिस्ट्री क्योंकि सेपरेट मेंस की प्रिपरेशन नहीं होती है। हिस्ट्री में जो आप अभी सोर्सेज पढ़ेंगे, जैसे अगर आप हमारे नोट्स पढ़ रहे हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे तो वही आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे फॉर दी टीयर 2 लेवल। उनके ऊपर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उन फैक्ट्स को आपको एनालिटिकल वे में प्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर फिर दूसरा कंपोनेंट है क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब जो ये आपके तीनों सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, विच आर बेसिकली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। अगर हम रीजनिंग की बात करें, क्वांट की अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और इंग्लिश की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर 2 चॉइस आपको दे रखी है, हिंदी और इंग्लिश, तो अगर इंग्लिश की बात करें इट इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज कंप्रहेंशन। और ये तीनों ही आपके किसके सब्जेक्ट्स हैं, टीयर 1 के, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है कि आपके ये टॉपिक्स ऑलरेडी प्रिपेयर होंगे, क्योंकि लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपका क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश का कंपोनेंट ऐड होता है। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नबार्ड की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हो, तो ये कंपोनेंट आपके लिए काफी इजी है, काफी इजी टू प्रिपेयर है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारे पूरे एग्जाम पैटर्न का? तीसरा कंपोनेंट है करंट अफेयर्स, ठीक है। नो डाउट जो करंट इवेंट वर्ड आपका मेंशन किया गया है वो टीयर 1 लेवल में किया गया है, बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका टीयर 2 लेवल है, इट इज नॉट टोटली स्टैटिक, वो टोटली स्टैटिक नहीं है। वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो एनालिटिकल आ सकते हैं, डायनेमिक आ सकते हैं। तो वहां पर आपको स्टैटिक नॉलेज प्लस डायनेमिक पार्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट, दोनों ऐड करके आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस करंट अफेयर्स अगेन जो आप पढ़ेंगे वो आप दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। आपका पर्सपेक्टिव टीयर 1 वाला भी होगा और टीयर 2 वाला भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हैं पीएम किसान योजना, ठीक है, या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं आजकल कोई भी एक देख लेते हैं, अगर हम फार्म बिल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जो फार्म बिल है इसको आप टीयर 1 के लिए भी पढ़ोगे और आप इसको टीयर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले पार्ट के लिए भी पढ़ोगे। तो दिस इज द कॉमन टॉपिक फॉर बोथ दी टीयर 1 एंड टीयर 2। तो आप जब भी पढ़ें, जो भी चीज पढ़ें, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, उनको इस तरीके से पढ़िए कि वो आपका होलिस्टिकली कवर हो जाए। उसको हाफ मत पढ़िए कि इस बार मैं टीयर 1 के लिए पढ़ लेता हूं, बाद में इसको दोबारा देख लूंगा टीयर 2 के लिए, ऐसी अप्रोच मत रखिएगा। करंट अफेयर विल बी द कॉमन सेक्शन फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2। एक बार तैयारी करनी है इसकी, तो जितना भी पढ़ें, जितना भी कम पढ़ें, लेकिन पढ़ें ढंग से, ठीक है, ताकि आप उसको दोबारा बाद में यूज कर पाए फॉर दी टीयर 2 लेवल, अगर आपका टीयर 1 लेवल क्लियर हो जाता है तो, ठीक है। द फोर्थ कंपोनेंट इज स्पेसिफिक टीयर 2 सब्जेक्ट्स। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ टीयर 2 के लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, फॉर एग्जाम्पल पूरा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, पेपर 4। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको टीयर 2 में ही पढ़ने हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगले 2 महीने के लिए आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड इन द सेंस कि अगर नहीं भी पढ़ा जाएगा तो चलेगा, ठीक है, इनको हम बाद में टीयर 1 के होने के बाद स्पेशल टाइम देकर कवर कर सकते हैं, ठीक है। इतने बड़े सब्जेक्ट्स नहीं है, छोटे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इजी टू कवर है। इनके लिए आपको बहुत डेडिकेटेड मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए फिलहाल के लिए, अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं जिसका यूपीएससी बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरा जो एरिया होना चाहिए वो इन तीनों पे थोड़ा ज्यादा कंसर्न होना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पहले टीयर 1 कवर करना है और फिर मुझे टीयर 2 पे जाना है। तो जब मैं टीयर 2 जाऊंगा तो मेरे पास शायद एडिशनल 2 या 2.5 महीने होंगे, 50 के आसपास दिन होंगे, तब मैं इनको फोकस कर सकता हूं। क्लियर है ये वाली बात एकदम, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा,
ठीक है, कि होलिस्टिकली कवरेज हम सिलेबस की कैसे कर सकते हैं, हमारे कौन कौन से मेजर कंपोनेंट हैं हमारी प्रिपरेशन के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की। जब हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना स्टेटस चेक करना होगा कि आप कौन से कैंडिडेट हैं। आप एक नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आई एम ए फ्रेशर, जो अभी पहली बार ही तैयारी शुरू कर रहा है और वो ICAR AO पोस्ट की तैयारी शुरू कर रहा है, या फिर आप ऑलरेडी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम। आप ऑलरेडी RBI, NABARD, SEBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में हैं। तो इनमें से कौन से कैंडिडेट आप हैं उसको पहले आपको ध्यान में लेके आना पड़ेगा, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बहुत इजी टू आइडेंटिफाई है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगेन दिस इज द 4 स्टेप स्ट्रेटेजी। यहां पर आपके 4 स्टेप्स कौन से होंगे? अगर आप एक फ्रेशर हैं तो पहला स्टेप ये है कि आप अपनी QRE का टेस्ट करिए। एक टेस्ट दीजिए, रैंडम टेस्ट, कोई भी एक पेपर उठा लीजिए जिसमें क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश हो। ठीक है, एक नॉर्मल लेवल, मीडियम लेवल का पेपर उठा लीजिए, इसको दीजिए पूरा पेपर लगभग गिवन टाइम फ्रेम में। जैसे अगर मान लो आपने एक पेपर उठाया जहां पे लगभग आपके 100 क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो इनको आप 1.5 घंटे का टाइम दीजिए, 130 मतलब 90 मिनट्स का टाइम दीजिए, इसको सॉल्व करिए, जिसमें क्वांट भी हो, रीजनिंग भी हो और इंग्लिश भी हो। ठीक है, आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपको इसको एनालाइज करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टफ एक्सरसाइज है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। टफ कैसे है? क्योंकि आपको पेपर देना पड़ेगा, आपको लगेगा कि यार अभी तो कुछ पढ़ा भी नहीं और पेपर देने को बोल रहे हैं सर, लेकिन इसका फायदा क्या है? जब आप ये पेपर देंगे तो आपको इसमें अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया पता लग जाएंगे। ठीक है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं कि जनरली जो बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, और उनको ऐसा लगेगा कि मेरा जो क्वांट एंड रीजनिंग है थोड़ा ठीक है, इसमें हाथ तेरा थोड़ा सेट है, इसमें मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, तो आप अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी अगली प्रिपरेशन का स्टेप लेंगे। ठीक है, जब आप ये टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कौन सा थोड़ा ठीक एरिया है, चल जाएगा, और कौन सा ऐसा एरिया है जिसपे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिसपे अभी टाइम देना पड़ेगा। तो जो आपने वीक एरिया आइडेंटिफाई किया उसको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश काफी वीक है, तो पहला कंपोनेंट जो आप उठाएंगे वो आप इंग्लिश उठाएंगे। ठीक है, दिस इज दी राइट स्ट्रेटेजी। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप एक फ्रेशर हैं तो आपको अपना जो डे है उसको चारों कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। बेटर यही रहेगा कि चारों को एक साथ लेके चलें। ठीक है, 2 तरह की स्ट्रेटेजी होती है, एक कहता है कि पहले एक कंपोनेंट पूरा फिनिश कर लो, फिर दूसरा कंपोनेंट फिनिश कर लो, फिर तीसरा फिनिश कर लो, फिर चौथा फिनिश कर लो। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चारों कंपोनेंट पे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम डिवोट करते रहिए। कि अगर आपने 2 घंटे QRE पे दिया तो 2 घंटे आप किस पे दीजिए? करंट अफेयर्स पे, 2 घंटे आप दीजिए Tier 1 सब्जेक्ट्स पे, और 2 घंटे आप दीजिए रिवीजन पे। क्योंकि यहां पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको रिवीजन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो यहां पर करना क्या है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा इंग्लिश काफी वीक है, तो डेली 2 घंटे आपने इंग्लिश को देने ही देने, जब तक आपकी इंग्लिश कंप्लीट नहीं हो जाती। और कोशिश करिए कि बहुत कंसंट्रेटेड वे में तैयारी करें। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इंग्लिश का, आप आसानी से 10 दिन में कवर कर सकते हैं, 15 दिनों में कवर कर सकते हैं। तो एक बार आपकी इंग्लिश कवर हुई तो आपने अपने वीक एरिया को अच्छा कर लिया। देखिए, पेपर में सिलेक्ट वही लोग होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग एरिया उनके कब्जे में हो, और जिनका वीक एरिया भी ऐसा हो कि जिसपे सिंपल क्वेश्चन गलत ना हो। तो सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं करना है, तो वो कब होगा? जब आप बेसिक तैयारी कर लेंगे, फिर आप इसके बाद आ जाइएगा अपने क्वांट पे एंड रीजनिंग पे। ये टाइम आपका 2 घंटे डेली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप Tier 1 एंड 2 सब्जेक्ट्स में किसी एक को उठा लीजिए। जैसे हिस्ट्री को उठा लीजिए, उसको डेली 2 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एक वीडियो देखें अगर आपके पास वीडियो है, या फिर आप नोट्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और एंड टू एंड पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, कोशिश करिए कि एंड टू एंड पढ़िए, छोटी छोटी फैक्चुअल बातों के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के नेम हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर Tier 1 एंड 2 सब्जेक्ट्स। एक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री उठा लिया, पहले 10 से 15 दिनों में इसको कंप्लीट करना है। फिर आपने पॉलिटी उठा लिया, उसको 10 से 15 दिनों में कंप्लीट करना है। एंड देन आपने उठा लिया अपना जैसे ज्योग्राफी, इसको आपको कम टाइम लगेगा, लगभग 10 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट कर लेना है। तो बाय द एंड ऑफ 10 सितंबर आपके तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। बचा क्या? जनरल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी टाइम है हमारे पास 20 दिन का। फिर हम बात करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में अगेन आपको थोड़ा टाइम डिवोट करना है डेली बेसिस पर, लगभग 2 घंटे डेली देने हैं। अब इन 2 घंटों को आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है मैं आपको बताता हूं कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आपका महीना चला जुलाई, जुलाई खत्म होने वाला है,
इसके बाद आपके कौन से 2 महीने बचे, अगस्त एंड सितंबर। और बोला जाता है कि आपको प्रीवियसली कम से कम जनवरी के बाद से करंट अफेयर अच्छे से करने हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई भी आपका, ठीक है। तो आपके जो 2 घंटे हैं दिन के, 2 आवर्स पर डे आप जो पढ़ रहे हैं, उसको आप डिवाइड करिए कि इनमें से 30 से लेके 40 मिनट तो मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि मैं ये वाला पार्ट मिस ना करूं। देखिए, हमेशा ये बोला जाता है कि जितने आपके करंट अफेयर क्लोज टू द एग्जामिनेशन होंगे, उतने ज्यादा वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगस्त एंड सितंबर नेचुरली मेक्स द इंपॉर्टेंट सेक्शन अमंग द करंट अफेयर पार्ट, ठीक है। तो इनको आप 30 to 40 मिनट डेली पढ़ेंगे फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और बाद में जब आप इनके सोर्सेज पे जाएंगे, मैगजीन्स पे जाएंगे, तो आपकी ये रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। देन देयर विल बी रिवीजन। जब आप सितंबर एंड में इनको रिवाइज करेंगे तो आपकी एक तरह की सेकंड टाइम रिवीजन चल रही होगी, क्योंकि आप एक बार इन्हें पढ़ चुके हैं आजकल में 30 to 40 मिनट लगा के। तो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पार्ट, ये आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पार्ट हो जाएगा। अब जो बाकी आपका 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट बचे, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पुराने वाले टॉपिक्स मंथली कवर करने हैं, करंट अफेयर, ये आपको 1 by 1 कवर करने। जैसे जनवरी उठा लिया, 5 दिनों में कंप्लीट कर लिया, फरवरी उठा लिया, 5 दिनों में कंप्लीट कर लिया, मार्च 5 डेज में, अप्रैल 5 डेज में। देखिए, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो अभी तैयारी शुरू करेगा। 5 दिन में एक मैगजीन अगर 80 पेजों की है, 90 पेजों की, आपके लिए कवर करनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब इससे इजी वे आउट नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिए कि 5 डे पर अगर मंथ पे आप लगाते हैं तो आपके कितने महीने, 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 35 डेज, मतलब आपका 10 सितंबर तक मैक्सिमम मान के चलिए कि आप इन मंथ्स को कवर कर चुके होंगे। अगले 10 दिन देके आप इनको रिवाइज करिए और फिर आप आ जाइए इन वाले पार्ट पे, तो आपके करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। देन आपको स्मार्ट अप्रोच करनी होगी। देखिए, आपको सिलेबस में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। थोड़ी सी टफ एक्सरसाइज है। अभी कैसे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि होता क्या कि हर टॉपिक आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना हम उसे बना देते हैं। कई बार एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट होती है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके एग्जाम की करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट पढ़ने की बहुत डिफरेंट होगी। अगर आप आरबीआई नबार्ड की बात करें तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर आपकी फैक्चुअल बातें बहुत मैटर करती हैं, डाटा बहुत मैटर करता है, लेकिन यूपीएससी में इतना मैटर नहीं करता है। तो आपको एग्जाम के हिसाब से भी स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे मान लो आपने देखा कि मैं आजकल सीएए के बारे में, या फिर अभी हमारी क्लैश हुई है असम और मणिपुर में, आपने सुना होगा बॉर्डर क्लैशेस चल रही है, अब ये चीज न्यूज में है। तो ज्योग्राफी में कोई ना कोई लोकेशन पूछी जा सकती है आपसे। तो ये स्मार्टनेस आपको आनी चाहिए कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आप खुद प्रिपेयर कर लें। जो चीज न्यूज में चल रही है उसका स्टैटिक पार्ट आप कवर कर लें। जैसे मान लो अगर इस टाइम पर ओलंपिक गेम चल रहे हैं टोक्यो में, ठीक है, और हमारी मीराबाई चानू ने पदक जीता, ठीक है, उसने सिल्वर मेडल जीता, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वेट कैटेगरी में थी वो, 49 केजी में थी, 51 केजी में थी, कौन सी वेट कैटेगरी में थी, ठीक है। दिस इज स्मार्ट अप्रोच कि आप थोड़ा सा अपने माइंड को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और उस टॉपिक को आप थोड़ा स्मार्ट वे से प्रिपेयर करें, ज्यादा वे से प्रिपेयर करें, डेप्थ में आगे प्रिपेयर करें, ठीक है। यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट अप्रोच। आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं और आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंपोनेंट बड़े हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा अगर आपने बाकी बच्चों को कंपटीशन देना है, ठीक है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो ऑलरेडी एक प्रोसेस में है, ठीक है। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या करना है? ऐसे बच्चों को सबसे पहले अगेन जो अपनी क्यूआरई है उनको टेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि क्यूआरई वाला सेक्शन वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नबार्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेक्शन आपका कॉमन है उस एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। क्यूआरई, क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो आपको इसकी जो लर्निंग करनी है वो बाय टेस्टिंग करनी है, कि आप इसमें इस कंपोनेंट को इंडिविजुअली फिनिश करने की कोशिश ना करें, आप इनके टेस्ट दें और टेस्ट में जो आपकी वीक परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करें और उसको इंप्रूव करें। हर टेस्ट आपको बताएगा कि आप कहां वीक हो और उस वीकनेस को आपको दूर करना है। दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है। उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में है, जो पहले से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्यूआरई आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसको आपको लर्निंग करनी है बाय टेस्टिंग, ठीक है। इसको सेपरेटली कंपोनेंट मान के पूरा प्रिपेयर मत करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोसेस में, तो इसको बार बार टेस्टिंग के थ्रू प्रिपेयर करिए। टेस्ट दीजिए, देखिए कहां कमी है, दोबारा ठीक करिए, ठीक है। फिर आपका जो मेन एरिया रहेगा, जो बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो है टीयर 1 एंड टीयर 2 सब्जेक्ट्स, कॉमन वाले, जो दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? अगेन जो इन बच्चों को बोला गया है कि आप एक सब्जेक्ट उठा लेंगे, हिस्ट्री उठा ली, मीन्स कंपोनेंट है, 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं,
पॉलिटी उठा ली, मेन कंपोनेंट अगेन 5 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको 10 दिन का टाइम दे, कम से कम 15 दिन का टाइम दे एक सब्जेक्ट को। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 10 डेज आइडेंटिफाई करने, लगभग 5 सब्जेक्ट है आपके। कौन कौन से? मेन है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट। ठीक है, इनको थोड़ा फोकस में रखें पहले, क्योंकि ये आपका भी वीक एरिया मानता हूं मैं, क्योंकि आप नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के हो। तो इनको आपको एटलीस्ट कंसंट्रेटेड 10 डेज देने ही देने, लगभग दिन में 4 घंटे आपको इनको डिवोट करने ही करने। अगर आप इसको 1 घंटा डिवोट कर रहे हो तो ठीक है, इसको आपको 4 घंटे देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका वीक एरिया हो सकता है जहां पर आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत ज्यादा है। फिर आएगा होलिस्टिकली प्रिपेयर करंट अफेयर। अगेन सेम बात कि जो आप करंट अफेयर अभी प्रिपेयर कर रहे थे, थोड़े नबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एसबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आप सिर्फ पर्सनैलिटी का ध्यान देते थे, जहां पर आप फैक्चुअल बातों का ध्यान देते थे, यहां पर आप उनकी एनालिटिकल थिंकिंग भी देखिए। ठीक है, अगर हम बात करें पेगासस सॉफ्टवेयर की, तो नो डाउट वो कहां पर बना है वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर रखी है कि वो इजराइल में बना है, वो आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन अब आपको उसकी इंप्लीकेशन पता होनी चाहिए कि अगर जासूसी हो रही है तो उसका क्या क्या इंप्लीकेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्या क्या इश्यूज उससे हो सकते हैं, क्योंकि वो आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ठीक है, तो यहां पर करंट अफेयर की प्रिपरेशन आपकी होलिस्टिक होगी, जहां पर आप सिर्फ फैक्ट पर ध्यान नहीं दोगे, आप एक ओवरऑल व्यू देखोगे। ठीक है, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई सम कॉमन थीम्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसे नबार्ड से कंपेयर करो, कंपैरिजन वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आपका इकोनॉमिक वाला पार्ट है, ईएसआई वाला पार्ट है, तो दिस कैन बी यूजफुल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑल्सो। आप उसकी सेम नॉलेज यहां पर भी यूज कर सकते हो इकोनॉमिक्स में। तो जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो उसमें आप ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो जो आपके इस एग्जामिनेशन में भी जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टियर 1 में आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पक्की बात है। ठीक है, तो 1 घंटा लगाइए, कम से कम 1.5 घंटा लगाइए इस चीज पर कि आप अपनी जो ऑलरेडी तैयारी है उसमें से क्या यूज कर सकते हैं अपने इस वाले ICAR AO एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, यही एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड होने का कोई नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है, क्योंकि यूपीएससी बैकग्राउंड वाला बच्चा कई बार ऐसा सोचता है कि मेरे लिए तो बहुत आसान है पेपर, और वो उतनी ज्यादा फिर सीरियसनेस की तैयारी नहीं करता है। लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंट है, कमिटेड है, सीरियस है, वो किसी भी बैकग्राउंड को क्यों ना हो, उसके लिए पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं है क्रैक करना। एक अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए, एक राइट अप्रोच चाहिए, और एक क्लियर कट माइंड चाहिए, बहुत स्ट्रांग माइंड चाहिए कि आपको 2 महीने सोचना ही नहीं है कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, मेरे लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं सोचना है। सीधा सोचना है कि अगर मैं डेली का टारगेट अपना मीट कर गया, अगर मैं डेली थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, तो मेरे लिए पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर दोज एस्पिरेंट जो नॉन यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं और इस एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना चाहते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।